Let us begin the new topic, limits, in your maths part 1. Students, आपने सभी ने सेट्स के बाद रिलेशन के बाद फंक्शन ये टॉपिक सीखा है, मतलब आपके लिए ये कंसेप्ट अभी नया नहीं। फंक्शन टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ लेने के बाद कुछ आगे नए टॉपिक्स हम पढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये लिमिट्स है, आगे चल के कंटिन्यूटी आएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन वगैरह टॉपिक्स हैं। इन ईच ऑफ दीज टॉपिक्स वी नीड द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन। फंक्शन जो है वो आगे के ये सब टॉपिक में आपको काम में आने वाले। तो फंक्शन ऑलरेडी हमने किया है, अब इसकी क्या जरूरत हमको ये टॉपिक में देखनी है, ये एक बात हो गई। दूसरा बात ये कि लिमिट्स का एक स्पेसिफिक चैप्टर का क्राइटेरिया क्या होगा वो भी हमको समझना है कि व्हाट डज इट मीन लिमिट्स। चैप्टर के बारे में भी तो हमको पढ़ना है, भले चैप्टर के अंदर फंक्शन का हमको यूज है, फंक्शन का हमको क्या है, यूज है। इसीलिए फंक्शन जो है वो पहले हो जाना चाहिए। ये हमारा एक प्रॉपर तरीका होता है कि स्टूडेंट को बिना फंक्शन कराए हम डायरेक्टली लिमिट्स पे वगैरह पे आगे के कोई भी ऐसे टॉपिक्स में हम जंप नहीं कर सकते कि जिसमें आपको फंक्शन की जरूरत पड़ती हो और स्टूडेंट को फंक्शन के बारे में कुछ पता ही ना हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। सो लिमिट का एक अपना अप्रोच है। लिमिट क्या है पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट उसमें फंक्शन की जो जरूरत है ये मैं खाली बता रहा था कि बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फंक्शन फर्स्ट। दैट इज ऑलरेडी डन एंड वो टॉपिक्स ऑलरेडी उन लोगों ने आगे लिए हुए हैं एंड वी एक्सपेक्ट कॉलेजेस आल्सो शुड कंप्लीट दोस चैप्टर्स फर्स्ट बिफोर टेकिंग लिमिट्स एक्सेट्रा अदर टॉपिक्स। तो ये एक ऑर्डर बनता है, ऑर्डर होना ही चाहिए। स्टूडेंट के भी माइंड में ये सब चीज को समझने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जाना जरूरी रहता है। हमारे तरफ से भी हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, टीचरों को भी, कि स्टूडेंट के दिमाग में कैसे टॉपिक्स को हम आगे लेके जाना है, तो उसको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में जाना जरूरी रहता है। फाइन, सो एवरीबडी नोज व्हाट इज अ फंक्शन एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट फंक्शन। सो कोई भी फंक्शन होता है दैट इज वी रिप्रेजेंटेड एज एफ ऑफ एक्स, एज यू नो। और समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एफ ऑफ एक्स आपके सामने रखता हूं, लेट अस से x + 3, और आपको मालूम है फंक्शन में से हम फंक्शन वैल्यूज जनरेट करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन वैल्यूज? ओके, फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू फाइंड f of 1, तो आप f of x में 1 रख देते हैं x के जगह पे, तो x के जगह पे 1 रखने पे राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 + 3 दैट इज 4. If I want to find f of 5, then you can substitute x के जगह पे 5 + 3 that is 8 etc. आप x के जगह पे कोई भी वैल्यू आप रखते जाओ, आप उसके हिसाब से उसकी फंक्शन वैल्यू ढूंढ सकते हो। लेट्स से इन जनरल इफ आई सब्स्टिट्यूट f a, दैट इज x के जगह पे a सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो राइट हैंड साइड में x के जगह पे a आने से a + 3 उसका आंसर बनेगा। तो ये कांस्टेंट आप कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप फंक्शन में से फंक्शन वैल्यू ढूंढ सकते हो। सो दिस इज द टर्म, अगेन आई एम रिपीटिंग फ्यू थिंग्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन फंक्शन चैप्टर, बिकॉज आपके पास बेस है, खाली आपको उधर उसको क्या करना है, रिवाइज करके थोड़ा रिकॉल करना है मुझे कि आपने ये सब चीज की हुई है। सो दिस फंक्शन, सपोज वी हैव x + 3, नाउ लेट मी मूव फर्दर। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे वैसे वैसे आपको f of x की वैल्यू मिलती जाएगी। लेट्स से मैं कुछ वैल्यू x की और f of x की इस तरह से टेबल बना के शो करता हूं। लेट्स से फर्स्ट आई एम टेकिंग x वैल्यू इज 1, then 2,
3, 4, etc. Then the correspondingly, if you substitute, you will get the function value for, फिर x के जगह पे 2 होगा तो 5, 6, 7, जितनी भी x की वैल्यू आप सब सब्स्टिट्यूट करते जाओगे ऐसे ऐसे आपको f of x की वैल्यू भी मिलती जाएगी। अब यहां से मैं थोड़ा मेरी बात चैप्टर के ओरिएंटेड शुरू करता हूं। ये तो आपके पास अवेलेबल था, फंक्शन का पूरा बेस आपके पास था, सो यू दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, बट फ्रॉम दिस मच कंटेंट व्हाट यू हैव बेस, उसमें से मैं अभी आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट पे आगे लेके जा रहा हूं। ध्यान रखिए, ये लिखते जाना, जो भी पार्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वॉट एवर आई एम राइटिंग, पूरा आप नोट डाउन करते जाना, तो ये आपको एक लिंक रहेगा और इसका कुछ ना कुछ आगे चल के अपने को टॉपिक पे आने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसकी जरूरत टॉपिक को जोड़ने के लिए मेरे को बनाना है आपसे। आपका ये एक, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज आने वाले नए नॉलेज में लिंक करता है, उसके साथ वो जुड़ता है, तो आपको वो आइडिया मिलती है कि हाँ अभी ये टॉपिक में से सर हम इस पे आ चुके हैं, अभी जो नया टॉपिक चल रहा है सर उसके बारे में आपका बात क्लियर हो रहा है। सो समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी इंट्रोड्यूस एनी टॉपिक एज अ बेस, वो आपके दिमाग में वापस से रिफ्रेश होना चाहिए। भले वो सीखा है ठीक है, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ा होता है, लेकिन क्या होता है कौन से समय पे उसको वापस से याद करना है, वो जब सामने वाला जब कोई बोलता है तभी अपने को दिमाग में वो लिंक बैठती है कि हाँ ये बात थी जब सर ये इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेश सम पार्ट, कि जिससे कि मैं आगे के टॉपिक को उसको जोड़ सकूं, कनेक्ट कर सकूं। सो मेहरबानी करके लिखते जाइएगा, नोबडी शुड जस्ट लिसन, और ये आपको खाली देख के बैठना नहीं है, यू साइमल्टेनियसली राइट डाउन इन योर नोटबुक। मैं काफी स्लोली जाऊंगा। In any case, if anybody have a doubt, you can raise your hand. I can immediately at that moment ask. Fine. So this is what my x values and corresponding f of x values I have shown. And here the function is x plus 3. My function is x plus 3. तो ये जो फंक्शन है उसके आधार पे ये टेबल जनरेट किया है, और ये टेबल में मेरे पास फंक्शन वैल्यू अवेलेबल है। नाउ if I show you one more part, let's say the value of x and corresponding f of x, वही फंक्शन के आधार पे मुझे फंक्शन वैल्यू बताना है आपको। सपोज इफ आई टेक x वैल्यू एज 0.5, जरा समझते जाना, मैं वही टेबल वापस से प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट x की नई वैल्यू ले रहा हूँ। वो टेबल एक ठीक है मैंने बना दिया, लेकिन अब मैं ये नया टेबल जो बना रहा हूँ उसमें x की नई वैल्यू प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। जो x की वैल्यू मैंने लिया, पहला कौन सा लिया 0.5, देन आई एम टेकिंग 0.9, देन आई एम टेकिंग 0.99, एंड लेट्स से then taking 0. Then let's take 1 point something, that is 1.01, then let me take 1.1, then let me take 1.5, etc. many values I can take for x. अग्रीड, बट मैं कुछ वैल्यू लेके आपके सामने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। कुछ वैल्यू इन द सेंस जो मैंने शो किया है, दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड। एग्जांपल्स में कैसे भी कोई भी मैं ले सकता हूँ, दैट इज नॉट द केस, बट फ्रॉम दैट एग्जांपल व्हाट इज माय इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट दैट यू टू अंडरस्टैंड। सो नाउ यू गिव मी द वैल्यूज ऑफ f ऑफ x। तो मेरा x में आप 0.5 रखोगे तो 0.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3.5. Then again
जब मैं x के जगह पे 0.9 रखूंगा तो 0.9 plus 3, that is 3.9. Then 0.99 plus 3, that is 3.99. Here if I put 1.01 in that function f of x के अंदर मैं 0.01 रखूंगा तो 0.01 plus 3, that is going to be 4.01. If I put 1.1, then I'll get 4.1. And if I put 1.5, then I'll get 4.5. Now, if I comment something on this particular table, let's say, if I comment on this particular table, then let's say x की जो values है, जरा मुझे आप लोग respond भी कर सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है. If I take x values, खाली x की value को देखना, 0.5 से 0.9, 0.9 से 0.99, यहाँ ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है सर, इंक्रीज हो रही है. करेक्ट, इट इज इंक्रीजिंग. Whereas from this 1.5, if I say the values 1.5, then 1.1, then 1.01, it is decreasing. It is decreasing. Wherever I'm showing the direction, you give answer accordingly. See, then my direction, first of all, मैंने 0.5 से 0.9, 0.9 से 0.99 बताया, left to right बताया. And here 1.5 से 1.1, 1.1 से 1.01, that I've shown right to left. अब बीच में मैंने जो जगह छोड़ा, मैं जानबूझ के जगह छोड़ा है. बीच में एक वैल्यू में मेंशन करता हूं, 1, और f of x की वैल्यू को भी मैं अब ऑब्जर्व करूं तो आप बोलोगे सर 3.5 से लेकर 3.9 से लेकर 3.99 वैल्यू बढ़ रही है. तो सीधी बात है, जब x की वैल्यू सर आप जो एंट्री कर रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, वो आप बढ़ा रहे हो, तो उसके साथ साथ f of x की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी कि नहीं? Yes sir. And simultaneously here this 4.5 से लेकर values 4.1, 4.01 values are decreasing. Corresponding value of f of x is also in that manner decreasing. तो x की वैल्यू का जिस तरह से पैटर्न है, डिक्रीज हो रहा है राइट टू लेफ्ट, वैसे ही f of x का भी पैटर्न दिखता है. नाउ इन बिटवीन जो मैंने जगह छोड़ा है, उसके जगह पे मैं आपसे समझ लो एक पजल के जैसा मैं आपको क्वेश्चन रख देता हूं कि भाई जैसे 1 लिखा है मैंने यहाँ, वैसे f of x के लिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू आना चाहिए? 4 सर. 4, करेक्ट. So it is important to notice that my function, which is depending on the values of x, my function which is depending on the values of x, तो वो x की वैल्यू जब मेरी कोई एक डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है तो साइमल्टेनियसली मेरे f of x की वैल्यू भी कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसके सामने अप्रोच हो रही है. So what I mean to say here, x values किसके तरफ अप्रोच कर रही है? अप्रोच करने का मतलब किसके तरफ आगे बढ़ रही है? तो 0.5, 0.9, 0.99 लेफ्ट टू राइट को आप देखोगे तो भी आपको लगेगा कि सर वैल्यू जो है 1 के तरफ आगे बढ़ रही है, और राइट टू लेफ्ट देखोगे 1.5 टू 1.1 टू 1.01 करते करते वो राइट टू लेफ्ट आगे बढ़ रही है, तो भी वो 1 के तरफ आगे बढ़ रही है. सो दिस आर द x वैल्यूज approaching towards value 1. X values are approaching towards 1. फिर वो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो. And in the same fashion, my f of x is also approaching towards 4.
whether it is from left to right or right to left. तो जो approaching value होती है, so now keep in mind the way I am introducing the topic. Now you can understand the approaching values are called limit. Approaching value in the sense it is moving towards, it is approaching towards. So what I'm here writing, see the notation. Now everything I am going to write mathematically. अब आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट एक बाजू है, साथ में लिखने के जो तरीका होता है वो लिखने का भी आपको ढंग पता होना चाहिए. So here my x values are approaching. Approaching की जैसे मेरे को लिखना है तो मैं एरो मारूंगा, इस तरह से देखो मैं एरो करता हूं, approaching towards value 1, और साइमल्टेनियसली मैं x के साथ साथ f of x को भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, एंड देयरफॉर my f of x is also approaching towards what? 4. अब आप सोच लेना, ये approaching values का दूसरा मीनिंग ये भी है कि it is a near value. Therefore limit is also a near value. Now what do you mean by near value? It is not an exact one. X is approaching towards 1, इसका मतलब मैंने इस तरह से नहीं लिखना है x is equals to 1. मेहरबानी करके, this is wrong. एरो किया है, फॉरवर्ड एरो मतलब राइट हैंड साइड में एरो इस तरह से दिख रहा है, जो वो भले एरो बोलने के लिए अभी अपने को भले बोलना नहीं है, क्योंकि एरो का यहाँ मीनिंग अपने को अलग ढंग से समझ के लेना है. एरो एरो होता है, बट उसका किस तरह से कंसिडरेशन करते हैं हम जब आप टॉपिक के अंदर या कंसेप्ट के अंदर उसको यूज करते हो, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू अज्यूम इन दैट कॉन्टेक्स्ट. सबका अपना अपना नोटेशन होता है. जैसे हम लोग पाई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कभी, तो पाई का इस्तेमाल अभी ज्योमेट्री में जब आप करते हो तो उसको आप एक ढंग से कंसिडर करते हो. अब वही पाई का मीनिंग हम दूसरे तरीके से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अलग ढंग से भी अज्यूम करते हैं. पाई को हम प्रॉफिट के लिए भी अज्यूम करते हैं. सो नोटेशन वो रहता है, लेकिन अपना अपना वो कॉन्टेक्स्ट अलग बन जाता है, इसको हम किस तरह से कंसिडर करते हैं. सो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, तो x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, मतलब x की वैल्यूज जो है 1 के तरफ आगे बढ़ रही है, मगर x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी. x की वैल्यू कभी भी 1, सो डोंट कंसिडर x इज इक्वल्स टू 1. इसलिए मैंने बाजू में देखो क्रॉस मार्क किया, जानबूझ के क्रॉस मार्क किया है, बिकॉज डोंट अंडरस्टैंड x इज इक्वल्स टू 1. नेवर कंसिडर. एंड सिमिलरली f of x is also approaching towards 4. Therefore your f of x, you can't say it is equal to 4. This is also a wrong to understand f of x is equal to 4. So ये बात ध्यान रखने का है कि when x is approaching towards 1, then your f of x is also approaching towards value says 4. अब हम इसको लिखते कैसे हैं? How do we mention then? तो ये पूरे सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. और एक्सप्लेन किया इन द सेंस व्हाट, कि ये पूरा कंसेप्ट के अंदर हमारा को नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या लेनी है. अब इसको मैथमेटिकली लिखना कैसे है? हेंस वी कैन राइट मैथमेटिकली लाइक लिमिट. लिमिट के लिए हम शॉर्ट में LIM लिखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू, तो क्या x किसको कौन से वैल्यू के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है? दैट x टेंड्स टू 1. एंड ये x टेंड्स टू 1 किस फंक्शन के लिए लागू हुआ है? तो कि ये जो फंक्शन हमको दिया होगा, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन अपने को दिया होगा, वो फंक्शन के लिए अपने को लिमिट लागू करना है. सो दिस इज व्हाट फंक्शन नॉर्मली वी से f of x. दैट लिमिट जब वो फंक्शन को लागू होगा, अभी लिमिट x टेंड्स टू 1, अभी हम लोग ये एरो बोलते हैं, इसको एरो को हम किस तरह से बोलने का है? x टेंड्स टू.
1. It's not stands to, it is tends to. Tends means what? It is approaching. It is not equals to, approaching. So when my value of x is approaching towards 1 for that function f of x, at that time my function value लिमिट के लिए क्या बनेगा? 4. सो ये कैसे रीड कैसे करने का पूरा सिचुएशन देखो, कैसे रीड कर सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल्स टू 4. और कभी भी लिखने का सिस्टम में ध्यान रखना, f of x के पीछे ये लिमिट लगता है. लिमिट कैसे हम शो करेंगे लिखने के लिए? तो कि कोई भी लिमिट आप कभी भी मेंशन करते हो, ऑब्वियसली खाली लिमिट x टेंड्स टू 1 ऐसा नहीं खड़ा रहेगा. देखो कि ऐसा खाली लिख के छोड़ दिया लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये अधूरा गिना जाएगा. क्यों? कि कभी भी लिमिट जो अप्लाई होता है तो वो अप्लाई किसके लिए होता है? कोई भी प्रॉपर फंक्शन होगा उसके लिए अप्लाई होता है भाई साहब. तो बिना फंक्शन लिखे ये खाली लिमिट x टेंड्स टू 1 ऐसा छोड़ दोगे तो उसका कोई मीनिंग बनने वाला नहीं है. लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा है तो उसके आगे ये फंक्शन होना ही चाहिए, इसलिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पूरा लिखना ही पड़ता है. सो दिस इज व्हाट टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर लिमिट. अब ये लिमिटिंग कंसेप्ट जो है हमारा, इसके आधार पे हम बातें को आगे बढ़ाते हैं. सो लिमिट, पहली बात, जो x की वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं होगी और f ऑफ x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगी, मगर ये माना जाना है कि भाई x की वैल्यू जो है 1 के टूवर्ड्स आगे बढ़ेगा. 0.999999 एकदम फ्रैक्शन में भी चला जाएगा लेकिन कभी वो 1 नहीं होगा. और इस तरफ 1.0000001 ऐसा हो जाएगा लेकिन कभी भी 1 नहीं हो जाएगा. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. अब अपने को ये ध्यान रखने का है लिमिट के कंसेप्ट में हमें किस तरह से आगे ट्रीटमेंट करनी है. हाउ डू वी रिप्रेजेंट फर्दर पार्ट्स, और उसके अंदर हम लोगों को फिर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो भी हम बात को आगे बढ़ाएंगे. बट बिफोर दैट वी नीड टू कंप्लीट द कंसेप्ट. तो यहाँ मैं किस तरह से लिख सकता हूँ ये मैंने नोटेशन में बता दिया. दिस इज इम्पोर्टेंट वे which we are going to represent in mathematical terms. So we can here consider in general we can say let f of x be a function which is expressed in terms of x. आप मेरे एग्जाम्पल को साथ में फॉलो करने का सोचेंगे तो आपको ये पूरे इंस्ट्रक्शन साथ में चलेगा ऐसा लगेगा. जैसे मैंने पहला फंक्शन एज्यूम करा था f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 3. तो ये जो फंक्शन है f of x वो x के टर्म में एक्सप्रेस किया है. मतलब देखो f of x इज x प्लस 3 है ना. f of x जो फंक्शन है वो x के टर्म में एक्सप्रेस किया, मतलब x के मदद से वो फंक्शन बना है. सो दैट इज व्हाट फर्स्ट थिंग, लेट द f of x बी अ फंक्शन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x. उसके बाद as x, that value of x approaches towards f, हमारा जो x है वैल्यू वो किसके तरफ अप्रोच कर रहा है? अप्रोचेस टूवर्ड्स व्हाट? अप्रोचेस टूवर्ड्स, बोलो यहाँ पे कौन से वैल्यू के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है? x की वैल्यू किसके तरफ आगे बढ़ रही थी? वेदर इट इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. कौन से वैल्यू के तरफ आगे बढ़ रही है मेरी x की वैल्यू? लेफ्ट टू राइट सर. हाँ, बट कौन से वैल्यू के तरफ आगे? एग्जाम्पल 1 सर. 1. कौन से वैल्यू के तरफ आगे बढ़ रही है? 1. 1. 0.5 से 0.9, 0.9 से 0.99 करते करते 1 के तरफ आगे बढ़ रही है. और ये साइड से आप देखोगे राइट टू लेफ्ट में तो 1.5 से 1.1, 1.1 से लेकर 1.01, 1 के तरफ आगे बढ़ रही है. सो वैल्यू इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स
1 ए, लेकिन इन जनरल मेरे को यहाँ कोई एग्जांपल में 1 होगा ऐसा जरूरी है क्या? इन एवरी एग्जांपल इट नॉट नेसेसरी दैट 1 ही होगा ना। तो यहाँ मैं हाँ ए सर। के लिए मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? दिस 1 इज ए। इन जनरल मैं इसको कांस्टेंट को क्या बोलता हूँ? ए। सो नोट डाउन हियर। सो 1 के जगह पे वी सपोज टू राइट इन जनरल वे that x value is approaching towards a. in this example हमारी a की वैल्यू क्या बन गई? ओके 1। हमारी a की वैल्यू क्या बन गई? 1। so when x is approaching towards 1, that means x is approaching towards a, comma f of x, my function f of x is also approaching, f of x is also approaching towards, देखो मेरे एग्जांपल में f of x की वैल्यू किसके तरफ अप्रोच कर रही है? f of x की वैल्यू किसके तरफ? 4 सर। 4 के तरफ आगे बढ़ रही है मेरी f of x की वैल्यूज। तो वहीं मेरे पास f of x अप्रोचेस टुवर्ड्स 4 के लिए बोलने के लिए मैं नोटेशन जनरल एज्यूम करूंगा L। कौन सा लेटर एज्यूम कर लिया? L L। सर। सो इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स L। देखो मैंने किस स्टाइल से लिखा है। So as x approaches towards a, my f of x is also approaching towards L, and therefore we supposed to write in this way limit bolo x tends to what? For that function, whatever the function will be, is X tends equals to to, A सर। that is यहाँ पे a और और यहाँ वहाँ पे पे B सर। यस। L। L. अब आप देख लो जरा पिक्चर और जनरल वे से मैंने कैसे लिखा। इन अवर एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मेरे को लिख के बताएंगे तो कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू, X tends to 1 1, and fx stands for 4। fx इज इक्वल्स टू 4। ये इसको और थोड़ा स्पेसिफिकली लिखना हो तो मैं कैसे लिखता हूँ देख दो। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये फंक्शन f ऑफ x तो हमको दिया हुआ है ना, फंक्शन क्या दिया हुआ है? x plus 3। तो why should we write that f of x only? तो x plus हमको 3 x is plus equals 3, to 4। हाँ अभी x plus 3 का फंक्शन दिया ही है ना हमको। यस सर। तो f of x के जगह पे we supposed to x write plus x 3 plus 3 which is going to give me 4। 4। तो आपको ये लिमिट का वैल्यू ढूंढने के लिए बोलेंगे क्योंकि 4 आंसर आया कभी, क्योंकि इसका LHS हमको देखना है। LHS क्या है हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 3। तो आप इसके अंदर 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो x के जगह पे, लिमिट अप्लाई करो, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकली, लिमिट अप्लाई करो। सो x के जगह पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4, तब जाके ये लिमिट का वैल्यू 4 आया है। तो राइट हैंड साइड का आंसर हमको पहले अभी तो पहले से पता है, तो हम लोग दोनों साइड लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टुगेदर। बट वो वैल्यू कैसे मिलेगा वो ये आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट का वैल्यू। तो ये आपको पता चलना है कि किस तरह से हम लिमिट को लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो ये सब आप लिखते जाना प्लीज। दो चीज मैंने एक अज्यूम करवाई, एक तो x के बारे में, f ऑफ x जो है हमारा फंक्शन, उसके वैल्यूज के बारे में, और x के वैल्यूज के बारे में। x की वैल्यूज जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के तरफ अप्रोच कर रही है, दैट इज a, and simultaneously my f of x is also approaching towards one value which is L। generally denoted as L। हाँ बाकी नोटेशन अलग अलग ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये एक मेजर यूज करने वाले कंसेप्ट में एक कॉमनली यूज किया जाने वाला टर्म होता है, इसलिए हम लोग ये सब कॉन्स्टेंट्स को इस्तेमाल करके दिखाते हैं। सो एज लिमिट x टेंड्स टू a फॉर f of x it gives value L। ये सब मेंशन करो। एग्जाम्पल में हमने जिस तरह से लिखा है उसके हिसाब से भी कैसे लिख सकेंगे वो भी मैंने मेंशन किया है। अब एग्जाम्पल अलग अलग इस तरह से आपको दिखेगा कि जिसमें अपने पास अलग अलग फंक्शन होंगे, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से आपको अलग अलग x की वैल्यू हो सकती है, दूसरे हिसाब से आपको वो समझने मिल सकती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ईच ऑफ द केसेस कि हमको x टेंड्स टू 1 ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
हाँ, मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल के अंदर तुम्हारे को x टेंड्स टू कोई दूसरा वैल्यू भी बता के एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता हूँ. टेक डाउन. तो आपने देख लिया ये टेबल में जो सामने रखा हूं, वापस से मैं उसी पे आ रहा हूं. चर्चा मेरी उसी के ऊपर आप आगे कंटिन्यू होने वाली है. तो कि कुछ वैल्यूज आपने देख लिए कि लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रही है और कुछ वैल्यू x की जो है वो राइट टू लेफ्ट आगे बढ़ रही है. तो उसका डायरेक्शन समझने की कोशिश करना. डायरेक्शन के ऊपर से हमारी ये बात नहीं मैं सामने ला रहा हूं. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मीनिंग ऑफ. व्हाट डू यू मीन बाय x टेंड्स टू a. पहले तो मैंने बता दिया कि भाई ये एरो है, उसको हम एरो नहीं बोलेंगे, टेंड्स टू बोलेंगे, है ना. हाउ टू प्रोनाउंस x टेंड्स टू a. x टेंड्स टू a, ये बात है बोलने की. अब x टेंड्स टू a का मतलब है कि x की वैल्यू कभी भी a से इक्वल नहीं होगी. मैंने बताया ना, एकदम नियर वैल्यू हो जाएगी, लेकिन कभी भी वो एक एग्जैक्टली a की वैल्यू नहीं होगी, कभी नहीं होगी. सो x टेंड्स टू a cannot be said as x is equals to a. अब x is equals to a और इस x is not equal to a का दो मीनिंग होता है. x is not equal to a का दो मीनिंग होता है. या तो x की वैल्यूज a से कम है, या तो x की वैल्यूज a से ज्यादा है. आर यू गेटिंग और नॉट? x is not equal Yes, to a sir. का मतलब क्या हो गया कि हमारे एग्जाम्पल में आप देखो, आ जाइए टेबल में, तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती. मैंने देखो क्रॉस मार्क किया हुआ है. तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती. तो x की जो भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 0.5 है, 0.9 है, 0.999 है, ये तीन वैल्यू मैंने जानबूझ के ऐसी रखी है जो x की वैल्यू 1 जो होनी चाहिए उससे कम है. ये तीन वैल्यू. और 1.01, 1.1, 1.5 ये तीन वैल्यू ऐसी है जो ये 1 से ज्यादा है. So some values can be less than 1, that is a, and some values will be greater than 1, that is a. तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से x की वैल्यू 1 नहीं हो सकी, और उसी हिसाब से x की कुछ वैल्यू 1 से कम हुई और x की कुछ वैल्यू 1 से ज्यादा हुई. अब 1 तो एक मैंने एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में 1 1 1 बोल रहा हूँ कब से. इन जनरल तो 1 के जगह पे मुझे a ही लिखना है ना. यस और नो? Yes, sir. तो a का हिसाब अपन यहाँ पे स्प्लिट करके लिए हैं कि x की वैल्यू 1 से a से कम भी हो सकती है, x की वैल्यू a से ज्यादा भी हो सकती है. सो व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट सर्टेन वैल्यूज वेयर दोज वैल्यूज आर लेस देन a, तो उस सिचुएशन में मुझे लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ऐसा बोलना तो पड़ेगा. लेकिन a के ऊपर देख लो, मैं यहां माइनस कर रहा हूं. ये भाई दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है, माइनस sir. a के ऊपर किया है. आप देख लेना, मैंने माइनस a नहीं लिखा है, a के ऊपर माइनस किया है. तो ये दोनों में क्या फर्क है? माइनस a लिखा है तो समझ में आता है सर a की वैल्यू आपने नेगेटिव रिप्रेजेंट करी है. बट आई डोंट वांट टू रिप्रेजेंट a वैल्यू माइनस में. नहीं, दैट इज नॉट माय इंटेंशन टू शो. सो माइनस a मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने a रेज टू माइनस 1 ऊपर लिखा है. इन द सेंस ये a की ऐसी वैल्यूज हैं जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के तौर पे वर्क करेगी. लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इन द सेंस जो वैल्यूज a की मैं ले रहा हूं वो आपके लेस देन a है. मतलब टेबल में आप देखो, सो यू विल गेट those values are 0.5, 0.9, 0.99 etc. तो वो a से कम है ना.
1 से कम है ना, हाँ और सर। समझ लो मुझे ये पार्ट दिखाना हो तो आई वुड शो x ग्रेटर देन a वाली वैल्यू के साथ लिमिट को जोड़ के दिखाना हो तो x टेंड्स टू a प्लस दिखाऊंगा। लिखने का तरीका समझो आप लोग, और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड लिमिट। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट। लिमिट। तो ये नया आपके सामने कंसेप्ट वापस एक आ गया इसके ऊपर से ही, कि भाई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगा और राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो सकता है। ये एक और पॉइंट तुम्हारे सामने नया देखने को मिल रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओनली वैल्यूज ऑफ a which is bifurcating लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट, और उसको लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अब हम एक और पॉइंट पे, ये जो क्लियर है तो अपन इसके ऊपर से और एक मुद्दे पे आते हैं, दैट इज टेक डाउन existence of a limit of a function at a given point x is equals to a. Existence of a limit of a function at a given point x is equals to a. हमें ये समझना है कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं, और वो एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वो x की वैल्यू पे। x की वैल्यू क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कैसे अपन को नक्की करना पड़ेगा? हाउ डू वी कंसीडर दोज फैक्ट कि भाई वो एग्जिस्ट है या नहीं है? तो यहाँ पे लिखो, इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस for that function is equals to limit x tends to a minus f of x, and that comes to L. ये L मालूम है ना L क्या है? then the limit of the function, that f of x function, does exist, ये एक मुद्दा हो गया। और दूसरा उसका अपोजिट क्या बोलूंगा मैं? इफ लिमिट x टेंड्स टू a plus f of x is not equal to लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x। ये भाई नॉट इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यू वो फंक्शन के लिए जो सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे देन लिमिट ऑफ द फंक्शन दैट इज f of x does not exist, ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको ये शो करने के लिए या ये जानने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को कैसे दिखाने का, राइट हैंड साइड लिमिट को कैसे दिखाने का है, वो अपने को नोटेशन आना चाहिए, और कैसे सोल्व होगा वो आप एग्जाम्पल के हिसाब से अपन देखेंगे। दैट इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पार्ट में आप लोगों को आना पड़ेगा। बाद में तो जो आंसर आएगा वो आपको देखना है। LHS लिमिट का और RHS लिमिट का आंसर सेम आता है तो हमारे को बोलना पड़ेगा इट एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक मुद्दा इसके ऊपर से ध्यान में रखना है। अच्छा, ऊपर ये लिखते जाना प्लीज। ऊपर जब हमने ये मेंशन किया है उसमें आ जाइए जरा, एक पॉइंट उधर भी मेरे को लिखवाने का था कि मैंने ये जब पैराग्राफ लिखा है ना, इन जनरल लेट f of x be a function expressed in terms of x as x approaches towards a, f of x is also approaching towards L, ये सब मैंने लिखाया है ना। इसके अंदर एक बात यहाँ मेंशन कर लो
ब्रैकेट मार के कि भाई जो ए और एल की जो वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, ये एक बात फैक्ट के तौर पे मेंशन करनी है, आपको समझनी जरूरी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल आउट ऑफ दैट 1 and 4 sir. सेट ऑफ, हाँ मतलब वो अभी एग्जांपल में तू बता रहा है, बराबर है, बट वी आर मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू नो दैट 1 और जो भी अपन ने 4 वगैरह जो भी हमारे पास ए और एल का वैल्यू हुआ दैट बिलोंग्स टू इन जनरल Real number. रियल नंबर। ये फैक्ट खाली मेंशन कर दो, मेरा बात वहां छूट गया था। सो ए और एल ये तो जनरल हमारा नोटेशन भले हुआ, लेकिन उसका मीनिंग है ना कुछ तो, और वो मीनिंग आप देखोगे तो एग्जाम्पल के हिसाब से 1 या 4 की जो हम बातें कर रहे थे वो ही बन रहा है ना हमारे सामने। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट द वैल्यू ऑफ ए और एल जो हमारे लिए जरूरी है, एंड दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये खाली वहां पे मेंशन कर देना, बाकी आगे का ये पार्ट आप लिख लेना, LHS RHS लिमिट का मुद्दा, और उसके ऊपर से जो आपने ये समझा LHS RHS लिमिट क्या होता है ना, तो उसके ऊपर से अपन लिमिट एग्जिस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हैं। जो आपके सामने मैंने 2 पॉइंट मेंशन करे हैं, लिमिट डज एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। If you have completed this much part, then we need to move little bit further, और उस नेक्स्ट पार्ट को मैं शुरू करता हूँ, गिव हेडिंग। सर 1 मिनट है, एक लास्ट पॉइंट बाकी है मेरा, क्या ऊपर यस करूँ? यस, टेक डाउन फास्ट। हाँ सर, हो गया। यस, क्लियर, गुड। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग मारिए, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट। अब एल्जेब्रा मतलब ऐसा मत समझना वो सब्जेक्ट का नाम ही होता है सर एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का यहाँ मीनिंग ऐसा भी लेना पड़ता है कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली, हाउ डू वी रिप्रेजेंट लिमिट्स मैथमेटिकली। एक तो तुमको कैसे लिखने का वो बता ही दिया मैंने, मैथमेटिकली कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है लिमिट्स को लिखने के लिए, बट समटाइम्स वी हैव मोर फंक्शंस। लेट अस से, चलो मैं जब आपको ये लिखवा ही रहा हूं तो लेट अस अज्यूम, लेट f of x and one more function I say g of x are the two functions expressed in terms of x, है ना। f of x एक फंक्शन है, g of x मेरा दूसरा फंक्शन है। मालूम है फंक्शन चैप्टर में मैंने ऐसे अपन ने एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए थे कि इसमें दो दो फंक्शन दिया रहता है, Yes, f of sir. x, g of x। सो मींस ये भी एक नोटेशन का क्राइटेरिया है कि f इज ओनली f ही ऐसा नहीं कि ये फंक्शन के लिए यूज होता है, g भी ऐसा है यूज होता है, h भी यूज होता है, ऐसा वेराइटीज। क्योंकि अब एक साथ तो आपको 2-4 फंक्शंस मेंशन करने हो तो एक f of x का नोटेशन काम में नहीं आ सकता है, उसके साथ दूसरे भी नोटेशंस हमको जरूरी लगते हैं। सो f of x, g of x, h of x, है ना, ये सब अलग अलग नोटेशन होते हैं। तो ये जब हमारे सामने दो फंक्शन दिए हुए हैं और हम जब इसका कैलकुलेशन, जब मैं आप जब क्वेश्चंस करने में अब आप आओगे तभी कुछ इस तरह से माहौल आपको देखने मिलेगा कि हमारा जो लिमिट है x टेंड्स टू a, वो f of x को भी लागू हो रहा है, बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है, वॉट एवर द सिचुएशन आपको दिया हो, और साथ में दूसरा फंक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, लिखने का ढंग क्या होना चाहिए, तो कि लिमिट जो है, ये लिमिट जो है वो दोनों को लागू होगा। So the step next I have to write like this, limit x tends to a, f of x plus or minus limit x tends to a, g of x, f of x को भी अलग से लिमिट लागू हुआ और g of x को भी अलग से लिमिट लागू हुआ। अंडरस्टूड?
सेकेंड पार्ट, Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू a, समझ लो इस तरह से आपको दिया है कि जिसमें कि फंक्शन तो एक ही दिया है f ऑफ x, लेकिन उसके साथ कोएफिशिएंट में k मल्टीप्लीकेशन में है। क्या है? k इज अ कोएफिशिएंट, k इज अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ x। तो जो लिमिट हम लागू करने वाले हैं, लिमिट जो एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज ऑब्वियसली x टेंड्स टू, मतलब लिमिट x के लिए ही लागू होता है, ये बात है। तो लिमिट x के लिए लागू हो रहा है, तो उसमें k का क्या रोल हो गया? क्योंकि k का कुछ रोल नहीं है सर, k को आप कांस्टेंट के तौर पे आउटसाइड भेज दो, बाहर लेके मल्टीप्लाई करेंगे। बाहर भेज दो। हाँ, और लिमिट जो लागू होगा आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आपके f ऑफ x पे लागू हो गया। दैट इज व्हाट, ये आपके लिए समझने वाली बात थी कि जब भी कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला आपके पास नंबर वगैरह कोई रहेगा, तो उसको आउटसाइड लिमिट भेज सकते हैं, बिकॉज लिमिट इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर दैट वेरिएबल x टेंड्स टू, जो अभी हमने लिखा है। तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व करने के समय ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सेकंड, नेक्स्ट, थर्ड वन, व्हेन देयर इज अ लिमिट applied for both the function which is in the relation of multiplication, let's say f of x into g of x, then also this limit will be separately applicable for both. That is, first one, limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x, दोनों को सेपरेट सेपरेट लागू होगा। फोर्थ, सिमिलरली जब ये मल्टीप्लिकेशन का माहौल बनाया है मैंने, तो वैसे डिवीजन का माहौल भी बन जाएगा। f of x upon g of x, that means limit will be applicable for numerator function f of x also and denominator g of x also। ये लिखने का तरीका है। अब लिमिट सॉल्व कैसे होना चाहिए उस मुद्दे पे अभी भी मैं आया नहीं हूं। लिमिट क्या होता है, लिमिट को किस तरह से मेंशन करते हैं, उसके अंदर कितने नोटेशंस यूज हैं, कौन से उसके अंदर जो पॉइंट है लिखने लायक, वो अपन ने डिस्कस किए। और लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आपको किस तरह से उसको मेंशन करना पड़ेगा या कंसीडर होना पड़ेगा, ये आपको फैक्ट बताना था। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन शुरू नहीं किया, अभी तक हमने कोई लिमिट के ओरिएंटेड कोई प्रॉपर क्वेश्चन देखा नहीं है। जस्ट वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, अभी तक जो हमारा ये चला है। एंड टुडे this much only I am going to cover, rest thing I am going to continue in the next lecture। but आज के लेक्चर में जितना हुआ ये important इसलिए है क्योंकि एक बेसिक बातें मैंने रखी आपके सामने, एंड स्टिल मेनी थिंग्स आई हैव टू डिस्कस। ऐसा नहीं कि बेस यहाँ पे खत्म हो गया है, बेसिक बातें आगे मेरे को कंटिन्यूएशन में होने हैं। अभी भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे साथ में जितने भी कंसेप्ट अभी भी बाकी जो है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को और वेराइटीज बातें को और ध्यान में रहनी है। ये एक बेसिक बातें हैं जो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काम में आने वाली है। इसके बाद वाला कुछ मेरा थियरी का डिस्कशन जो चलेगा, वो एक एक टाइप क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से मेरा डिस्कशन आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपको मालूम होना है फंक्शंस बहुत सारे टाइप्स के हैं। कांस्टेंट फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, बराबर है। ये सब फंक्शन होते हैं, मगर आपके सिलेबस में जो होगा, आपके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, सो वी एक्सक्लूड दैट। बट जितने भी टाइप्स के फंक्शंस हैं उसके रिलेटेड लिमिट का कुछ मेरा सेपरेट डिस्कशन बनेगा, वो बेसिक थियोरी की बातें चलेगी। और इसीलिए तो उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख लो कि अलग अलग एक्सरसाइज के लिए आपको क्वेश्चंस अलग अलग करके बाइफरकेट करके दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ लेवल के क्वेश्चन है, सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ टाइप के क्वेश्चन है, तो हर एक टाइप को उन्होंने अलग अलग एक्सरसाइज में कवर अप किया है। सो अब मेरा नेक्स्ट जो डिस्कशन रहेगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन दैट आई विल डिस्कस limits which is to be applied for different types of functions। इसको हम स्टैंडर्ड लिमिट भी बोलेंगे।
ठीक है. So in the next lecture I am concluding here. I am just giving the heading that what we are going to discuss from the next lecture onwards, that is standard limits. Heading mark के रखो. So here we are concluding this session.